दोस्तों नमस्कार, जोहार। ही चलते हैं झारखंड सुबह की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने रांची के मोरहाबादी मैदान में झंडारोहण किया। मोरहाबादी मैदान पहुंचने से पहले दीपा टोले स्थित झारखंड युद्ध स्मारक पहुंचे और यहां पर उन्होंने माल्यार्पण कर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर राज्यपाल ने अपने संबोधन में गणतंत्र दिवस के महत्व का जिक्र किया। इसके साथ ही राज्यपाल ने इस मौके पर कई महान नेता, सेना नायकों को याद किया। राज्यपाल ने झारखंड में भविष्य की संभावनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि झारखंड में प्राकृतिक संसाधन और मानव संसाधन की कोई कमी नहीं है। राज्य के आर्थिक विकास को सुदृढ़ करने और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई योजनाएं बना ली है, जो कि झारखंड के विकास के लिए है। राज्य में 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका पुलिस लाइन में झंडोत्तोलन किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि भारतीय संविधान के निर्माण में राज्य की 3 विभूतियों का योगदान रहा है और इस दौरान उन्होंने जयपाल सिंह मुंडा, बेनीफेस लकड़ा और देवेंद्र नाथ सामंत का जिक्र किया। झंडोत्तोलन से पूर्व उन्होंने परेड की सलामी ली। वहीं संबोधन के बाद उन्होंने संथाल परगना के स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को सम्मानित किया। राज्य में गणतंत्र दिवस पर छलका आलमगीर आलम का दर्द, कहा कि जिस उम्मीद से झारखंड के लिए लड़ाई लड़ी है वैसा विकास अभी नहीं हुआ। गणतंत्र दिवस पर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने आरजे स्टेडियम में झंडा फहराया। इस दौरान आलमगीर आलम ने कहा कि जिस उम्मीद से झारखंड राज्य के लिए लड़ाई लड़ी गई, अलग झारखंड राज्य का गठन हुआ, उस अनुरूप झारखंड का विकास नहीं हो पाया। मंत्री आलमगीर आलम ने गणतंत्र दिवस के मौके पर लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत में संविधान का अनुपालन करना सबसे जरूरी है। संविधान के दायरे में रहकर कुछ किया और कहा जा सकता है। संविधान में सबको समान अधिकार है और हमें अपना कर्तव्य भी निभाना होगा। धनबाद के कतरास निवासी कोल कारोबारी मनोज यादव की हत्याकांड को पुलिस ने सुलझा लिया। पुलिस के अनुसार मनोज की हत्या हनी ट्रैप में फंसाकर की गई थी। इस मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को जेल भेजा है। वहीं मुख्य आरोपी विकास फरार चल रहा। हनी ट्रैप में फंसाकर हत्या करने का धनबाद में यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी हनी ट्रैप में फंसाकर कई लोगों को मौत के घाट उतार दिए गए। वहीं साइबर अपराधी भी हनी ट्रैप के जरिए लोगों को फंसाकर लूटते हैं। धनबाद में कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। इन मामलों में लड़की से वीडियो कॉल करवाकर शख्स की गंदी वीडियो रिकॉर्ड कर ली जाती है और फिर उसे ब्लैकमेल किया जाता है। हजारीबाग में खनन माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 14 वाहन समेत 6 आरोपी गिरफ्तार। उत्तरी छोटा नागपुर का प्रमंडलीय मुख्यालय जिला हजारीबाग में खनन माफियाओं के खिलाफ छापेमारी अभियान जारी है। डीसी नैन्सी सहाय के निर्देश पर खनन निरीक्षक सुनील कुमार ने कोयला बालू पत्थर अवैध कारोबार के खिलाफ चौपारण एवं बरही थाना क्षेत्र में छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान 14 गाड़ियों को जब्त किया गया। वहीं इस धंधे में लिप्त 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सभी वाहन मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है। पकड़े गए गाड़ियों में 9 कोयला, 4 गिट्टी एवं 1 बालू लोड गाड़ी शामिल है। गिरफ्तार लोगों में बिहार के भोजपुर निवासी गुड्डू कुमार यादव और मिथिलेश कुमार, अरवल निवासी शिवशंकर कुमार, आरा निवासी पिंटू कुमार, झारखंड के गिरिडीह निवासी परवेज आलम गिरिडीह और बोकारो निवासी कलीम अंसारी मुख्य है। राज्य में कोटा से 40% कम शराब बेच रही एजेंसियां, झारखंड सरकार को हो रहा घाटा। झारखंड में प्रतिदिन 15 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री का लक्ष्य निर्धारित है, लेकिन निर्धारित कोटा से लगभग 60% तक की शराब की बिक्री हो पा रही है। यानी कोटा से 40% कम शराब की बिक्री की जा रही है। इस कारण निर्धारित लक्ष्य के मुताबिक राजस्व की प्राप्ति नहीं हो रही। राज्य वर्तमान में प्रतिदिन औसतन 9 से 10 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हो रही है और झारखंड राज्य बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा पिछले दिनों शराब के उठाव को लेकर पत्र जारी किया गया था और इससे इस बात की जानकारी सामने आई थी कि दुकानों के द्वारा लक्ष्य निर्धारित कोटा के मुताबिक शराब का उठाव नहीं किया जा रहा। राज्य में निजी कंपनियों में स्थानीय लोगों की नियुक्ति का मामला अधर में लटका है। विधानसभा से विधेयक पारित होने के बाद 12 सितंबर 2022 को इस कानून की अधिसूचना हो गई थी और पिछले सत्र में श्रम मंत्री सत्येंद्र भोक्ता ने सदन को बताया था कि अब तक 404 कंपनियों ने निबंधन करवाया है। इस कानून के तहत कंपनियों को 40,000 से कम वेतन वाले पदों पर स्थानीय युवाओं को ही नौकरी देनी है और इसके लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। मंत्री ने विधायक प्रदीप यादव एवं सुदीप कुमार सोनू के सवालों के जवाब में बताया था कि विभाग इस काम को युद्ध स्तर पर कर रहा। राज्य में आटे की कीमत में आएगी जल्द ही कमी। आटे की कीमत कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार जल्दी खोलेगी भंडारा। बफर स्टॉक से 30 लाख टन बेचेगी गेहूं। भारत में गेहूं के आटे की कीमत अपने चरम पर है और इसकी कीमत को नियंत्रित करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने अपना भंडार खोलने का फैसला किया है। खबर है कि देश में आटा की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार अपने बफर स्टॉक से करीब 30 लाख टन गेहूं और इसके आटे की बिक्री खुले बाजार में करेगी और इससे झारखंड में आटे की कीमत में कमी आएगी। इस समय देश में आटे की औसत कीमतें बढ़कर करीब 38 रुपए प्रति किलो हो गई है और केंद्र सरकार मुक्त बाजार बिक्री के तहत 30 लाख टन गेहूं की खुले बाजार में बिक्री करेगी। बाकी लोगों के अलावा आटा मिलों और व्यापारियों को गेहूं का स्टॉक बेचा जाएगा। राज्य में 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने बोकारो के सेक्टर 12 स्थित पुलिस लाइन मैदान में
झंडोत्तोलन किया। इस दौरान उन्होंने परेड का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। बोकारो के लोगों को आश्वस्त किया कि आपकी मांग जल्द पूरी होगी। बोकारो में जल्द एक मेडिकल कॉलेज खुलेगा। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि शिक्षा के बिना विकास संभव नहीं है। बोकारो के लोगों की मांग है कि बोकारो में एक मेडिकल कॉलेज हो। बोकारो के लोगों की इस मांग को मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे। जल्द ही बोकारो में मेडिकल कॉलेज खुलेगा। हल्द्वानी जमशेदपुर में 30 और 31 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आएंगे। सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस महीने के अंतिम सप्ताह में जमशेदपुर में नजर आने वाले हैं। हेमंत सोरेन आगामी 30 और 31 जनवरी को जमशेदपुर में नजर आने वाले हैं। वहीं मुख्यमंत्री की प्रस्तावित यात्रा को देखते हुए जिले के सभी अधिकारियों के अवकाश को रद्द कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि सीएम यहाँ पर आधारभूत परियोजनाओं का स्थल निरीक्षण एवं योजनाओं की समीक्षा करेंगे। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की समाप्ति तक सभी अधिकारी जिला मुख्यालय में बने रहेंगे। मुख्यमंत्री की जमशेदपुर यात्रा को लेकर दी गई जानकारी के मुताबिक उपायुक्त के आदेश के बगैर मुख्यालय नहीं छोड़ने के लिए कहा गया है और यह आदेश जिले के तकनीकी सहित अन्य सभी विभागों के लिए लागू कर दिया गया है। 48 जवानों की हत्या के जिम्मेदार हार्डकोर नक्सली नवीन यादव का आत्मसमर्पण। 15 लाख का था इनाम। गणतंत्र दिवस के मौके पर झारखंड में सुरक्षा बलों को नक्सलवाद के खिलाफ एक और बड़ी कामयाबी मिली। 15 लाख के इनामी हार्डकोर नक्सली नवीन यादव ने आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस को करीब 1.5 दशक से उसकी तलाश थी। पिछले साल उसके झारखंड और छत्तीसगढ़ के सीमा पर स्थित उग्रवादी पनाका बूढ़ा पहाड़ में सक्रिय होने की सूचना थी। हालांकि सुरक्षा बलों की कार्रवाई के दौरान वो फरार हो गया था। 2 दर्जन से भी ज्यादा जवानों की शहादत के लिए जिम्मेदार नवीन यादव का सरेंडर करना सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही। हल्द्वानी कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव की मां का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया और इसकी जानकारी खुद विधायक ने दी। बताया जा रहा है कि दुर्गापुर से रांची रिम्स में इलाज के लिए लाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में उनका निधन हो गया। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव की मां सावित्री देवी का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। सावित्री देवी की उम्र अधिक होने की वजह से स्वास्थ्य ठीक नहीं था। पिछले दिनों अचानक तबियत खराब होने के बाद उन्हें इलाज के लिए दुर्गापुर मिशन हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। जहां पर स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ तो रांची रिम्स में भर्ती कराना था, लेकिन रांची लाने के दौरान रास्ते में उनका निधन हो गया और इसकी जानकारी खुद विधायक ने दी। झारखंड की रामगढ़ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए 27 फरवरी को वोटिंग होगी और 2 मार्च को परिणाम आएगा। अभी तक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया गया है। झारखंड में यूपीए महागठबंधन की सरकार है और इस दिन निर्विवाद ढंग से यहाँ पर यूपीए का प्रत्याशी होगा। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे पहले इसका ऐलान कर चुके हैं। चूंकि मांडर उपचुनाव के समय से ही आजसू पार्टी बीजेपी के साथ आ गई थी और इसलिए यहाँ भी एनडीए का प्रत्याशी होगा। यहाँ भी प्रत्याशी आजसू पार्टी की ओर से होगा, ये भी लगभग तय है। बीजेपी कह रहे हैं कि रामगढ़ में एनडीए की जीत, झारखंड में महागठबंधन सरकार के पतन की शुरुआत होगी। रामगढ़ में एनडीए की जीत के दावे के पीछे कुछ तथ्य और आंकड़े हैं। पिछले 4 उपचुनाव के विरुद्ध 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले रामगढ़ विधानसभा आजसू पार्टी की परंपरागत सीट रही है। आजसू पार्टी के मौजूदा सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी 2005 से 2014 तक लगातार 3 बार यहाँ से विधायक चुने गए हैं। 74वां गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ में दिखा झारखंड का बाबा धाम। भगवान बिरसा भी दिखे। 74वां गणतंत्र दिवस समारोह जो है राजधानी दिल्ली में भव्य तरीके से मनाया गया और इस बार कर्तव्य पथ में झारखंड की झांकी भी देखी। झारखंड की झांकी में प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक भगवान बिरसा मुंडा को भी प्रदर्शित किया गया था। झांकी में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम, हजारीबाग की गुफाओं में बनी सोराय पेंटिंग और भगवान बिरसा मुंडा की भव्य प्रतिमा दिखाई गई। गौरतलब है कि कर्तव्य पथ पर यह झांकी निश्चित रूप से झारखंड के लिए गौरव का पल होगा। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 1932 का जो बात करेगा वही झारखंड में राज करेगा। राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन ने अपनी खतियानी जोहार यात्रा के दौरान चाईबासा में कहा कि हरा राशन कार्ड लेकर गरीब परेशान है और केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार करती है। भारत सरकार की एफसीआई से अनाज मांगा था लेकिन नहीं दिया। अब बाजार से राशन खरीदकर गरीबों में बांटा जाएगा, जिसको लेकर जिला प्रशासन को निर्देश दे दिया गया है। हेमंत सोरेन ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जो 1932 की बात करेगा वही यहाँ पर राज करेगा। झारखंड को बाहर के लोग नहीं चलाएंगे, यहीं के आदिवासी मूलवासी चलाएंगे। ये भी कहा कि 1932 का कानून बनाया तो कमल छाप वाले यूपी बिहार से आदमी लाकर कानून को रद्द करवाने का काम कर रहे हैं, लेकिन वो अब तक एक ऐसा जाल लगाने वाले हैं जिससे बाहर के लोग पार नहीं कर पाएंगे। हेमंत सोरेन ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि 2024 में राजनीतिक चुनौती देख डर से केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों को पीछे लगाने का काम कर रही है। उन्हें परेशान जरूर किया जा सकता है पर परास्त और खत्म नहीं किया जा सकता है।